हेलो एवरीवन। मैं हरिंदर सिंह आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल पर दोबारा मौजूद हूँ, उसी 21 डेज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। और साथ ही साथ मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत समय तक वीडियोज़ नहीं डाली। उसके पीछे रीज़न था कि हम लोग विदाउट नोटबुक और पेन के ज़रिए आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट लेकिन काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स के ज़रिए हमें एहसास हुआ इस बात का कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस तरीके से समझ पाने में असफल हो रहे थे जिस तरीके से वो समझना चाहते हैं। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना उनके साथ में एक डिजिटल बोर्ड के ज़रिए क्लासेस को लेके जाएँ और वो धीरे-धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर पाएँ। सो आज से हम दोबारा मौजूद हैं आप सभी के सामने गाइस, उसी टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और मुझे आज पढ़ाना है आप सभी को प्रेज़ेंट परफेक्ट। लेकिन मैं प्रेज़ेंट परफेक्ट पढ़ाऊँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप रिवाइज़ करें जो भी आपने पिछले पास्ट के सेशंस में पढ़ा है। मैंने हमेशा से इस बात पे ज़ोर दिया है दोस्तों कि जितने भी टेंसेस होते हैं या मॉडल्स होते हैं या हेल्प जितनी भी मॉडल्स होते हैं, पैसिव वॉइस होती हैं, इन सभी में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसमें कि हम इज़मार की बात करते हैं, वाज़ वर, हैज़ हैव हैड, विल शैल, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, ऑट टू, या जो भी आप सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करते हो सामने वर्ब को रेफर करने के लिए कि किस समय के बारे में, किस सिचुएशन के बारे में, किस इमोशन को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जा रही है, उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे देखते हैं। आप जब भी अभी तक जो भी सेंटेंस बोलते हैं, तो आपका जो ब्रेन है, वो हेल्पिंग वर्ब को सुनकर ही अंदाज़ा लगाता है कि किस समय की बात की जा रही है या किस सिचुएशन को रेफर करने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने भी बोलूँ कि आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। सो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। तो आपके ब्रेन में आपके ब्रेन को सुनने को मिला डिड नॉट, जिससे उसके दिमाग में एक मैसेज गया कि डिड नॉट मतलब एक पास्ट की कंडीशन को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप समझे कि ये हेल्पिंग वर्ब है वो बहुत हद तक हमें समझाने में मदद कर पाती है कि हम किस सिचुएशन, किस टाइम और किस इमोशन को डिलीवर कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आई विल सी यू टुमारो, सो आई विल सुनते ही आपके ब्रेन में मैसेज गया कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि यू शुड थिंक अबाउट इट, सो शुड सुनते ही आपके दिमाग में मैसेज गया कि मुझे कुछ सजेशंस ऑफर किए जा रहे हैं। तो सिमिलरली जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यही सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं पूरी इंग्लिश को एक सही दिशा देने में। क्योंकि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए हम सिचुएशंस के बारे में समझ पाते हैं, टाइम के बारे में समझ पाते हैं और किस इमोशन को डिलीवर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है ये। अगर हम बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो रेगुलर हैबिट्स के सेंटेंसेस होते हैं, रेगुलर हैबिट्स का मतलब कुछ वो सेंटेंसेस जिनको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट? जो घटनाएँ आपकी ज़िंदगी में रेगुलर घटनाएँ घटती हैं, जो रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में चीज़ें घटती हैं। सोच के देखिए आप क्या-क्या आपकी ज़िंदगी में रेगुलरली घटता है? रेगुलरली से मतलब ये मत ध्यान रखना कि मैं रोज़ मतलब मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की बात कर रहा हूँ। रेगुलर से मतलब है एक ऐसा अंतराल जो कि रेगुलर होता रहता है। जैसे कि हर हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कुछ होता हो या हर महीने कुछ होता हो, हर साल कुछ होता हो, हर सेकंड कुछ होता हो, हर घंटे कुछ होता हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे मैं रोज़ाना के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं हर संडे हॉस्पिटल जाता हूँ अपना इलाज कराने के लिए, हर संडे मैं जाता हूँ, उसका मतलब संडे हर मतलब हर वीक के जो हर संडे आता है उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। मैं अगर कहूँ कि मैं हर साल दिवाली दिल्ली में ही सेलिब्रेट करता हूँ, तो हर साल मतलब साल में 1 बार मतलब हर साल ये की जाता है चीज़। तो इन तरह के सेंटेंसेस को डिफाइन करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा बोलती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जब भी आप सुनेंगे आई गो टू कॉलेज, आई लर्न, आई स्पीक, आई डांस, आई टीच, आई थिंक, आई वॉक, आई रन, आई गो, तो आपका मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं। जैसे कि आई टीच, राइट? आई टीच मैं पढ़ाता हूं, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं जाता हूं, आई गो, मैं काम करता हूं, आई वर्क। हमने क्या कर क्या रहे हैं? वर्ब की सीधा फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं ना, तो मतलब रेगुलर इंसिडेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी बोलते हो कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है, स्कूल्स में ऐसा होता है, हमारे देश में ऐसा होता है, हमारी परंपराओं में ऐसा होता है, बिहार में छठ पूजा मनाते हैं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं और मार्केट में बहुत भीड़ होती है। जो सुनने को मिल रहा है ना आपको रेगुलर कुछ घटनाओं की बात हो रही है, हॉस्पिटल में नर्सेज़ पेशेंट्स का ख़्याल रखती हैं, डॉक्टर्स बहुत लापरवाही करते हैं, हम लोग रेगुलरली दवाइयाँ लेने जाते हैं। सुनने को मिल रहा है आपको रेगुलर कुछ सुनने को, कुछ ऐसा जो आप कहना चाहते हो कि ऐसा होता है, होता है। कुछ नहीं करना है सब्जेक्ट के बाद में,
मतलब सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। उसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? और अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही की बात करे वो, शी की बात करे, इट की बात करे या किसी सिंगुलर पर्सन जैसे नेम हो या कोई चीज़ हो, तो उस वर्ब में एक छोटा चेंज एस या ईएस के ज़रिए कीजिए बस, दैट्स इट। जैसे कि ही गोज़, वो जाता है। वो खेलता है, ही प्लेज़। वो हर संडे क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज़ क्रिकेट एवरी संडे, राइट? सो ही प्लेज़, आई गो, आई टॉक, आई लर्न, आई स्पीक, ही गोज़, शी गोज़, वी गो, दे टीच, आई थिंक, ही थिंक्स, शी गोज़। ये है रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। इंग्लिश बोलती है ऐसे ही कुछ यूज़ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए यूज़ की जाती है। एक स्पेसिफिक टाइम की बात करती है वो हमेशा। वो एक निश्चित समय बता देती है पास्ट का कि ऐसा इस समय पे ये घटना घटी थी। वो कभी भी हो सकता है जैसे कि मैं अगर आज से लेके अभी सुबह की बात करूँ, तो मैं कहूँ कि मैं सुबह 6 बजे मैंने ऐसा काम किया। तो ये भी एक पास्ट इंसिडेंट हो सकता है, पास्ट में एक घटना घटी उसको बताने के लिए पास्ट डेफिनिट अंग्रेज़ी बोलती है कुछ नहीं करना है। जैसे आप रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, वैसे ही आपके पास्ट के इंसिडेंट्स को बताने के लिए अंग्रेज़ी भाषा बोलती है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करो। तो आपने जब ये सुने ना उसमें वेंट, लर्न्ड, टॉट, थॉट, क्लीन्ड, डिड, ये क्या है? ये सारी की सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म्स हैं, राइट और नॉट? इन सेकंड फॉर्म्स के ज़रिए आप क्या बताना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि कोई घटना जो कि पास्ट में घटी थी। सब्जेक्ट लगाना है और बोलना है ऐसे करके आई वेंट टू मार्केट। दैट्स इट, आई वेंट टू मार्केट। अगर आप सुबह के बारे में बताना चाहें तो आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। आई गॉट, गॉट क्यों बोला हमने? बिकॉज़ गेट अप की सेकंड फॉर्म गॉट अप। आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। आई गॉट अप। इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि सेकंड फॉर्म जब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म सुने पूरे इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी आप सब्जेक्ट के बाद आप बोलें ही वेंट टू द मार्केट, शी डिसाइडेड, ही एप्रिशिएटेड, ही क्रिटिसाइज्ड, राइट? आपको क्या करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सुनने को मिले या आप खुद बोले तो आप बताना चाहते हैं लोगों को कि मैंने कुछ पास्ट में किया था एक स्पेसिफिक टाइम के उसके बारे में आप मेंशन करना चाहते हो। अगर मैं कहूं कि मैंने 2010 में अपनी 10th कंप्लीट की थी तो मुझे इसी सेंटेंस को बोलना होगा कुछ इस तरह से आई completed. I completed my 10th in 2010. आपको क्या सुनने को मिला? I completed my 10th in 2010. मैंने अपनी 10th 2010 में की थी। I completed मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। अगर मैं कहूं कि राम ने रावण को मारा था, लॉर्ड रामा किल्ड रावण। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। कितनी पुरानी बात है ये? अगर मैं कहूं कि भारत को आजादी 1947 में मिली थी। इंडिया गॉट फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, राइट और नॉट? इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इन चीजों को। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस या इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, अगर मैं कहूं कि कल मैं अपने एक दोस्त से मिला था तो मैं पास की बात कर रहा हूं, मुझे क्या करना है? सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। मिलने के लिए क्या यूज होता है गाइस? मीट। और मीट की सेकंड फॉर्म मेट। आई मेट माई फ्रेंड yesterday in the market। समझ आया? मैं मार्केट में अपने दोस्त से मिला था, आई मेट। तो इसका मतलब जब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं कि कुछ ऐसा जो पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है। पास्ट इंसिडेंट ध्यान रखना, चाहे सुबह हो, चाहे आपने कल कुछ किया हो, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल, बस आप एक स्टोरी फॉर्म में आप एक घटना के तौर पर उसको बताना चाहते हो कि मैं कल मार्केट में उससे मिला था, 3 दिन पहले उसने मुझे कुछ तुम्हारे बारे में बताया था, फिर हम साथ में मार्केट गए थे, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे,
जब उसने मुझसे पूछा, आप जो भी सुन रहे हो ना, ये एक पास्ट इंसिडेंट्स को ही बताने का एक तरीका है। अंग्रेजी में इसको बोलने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। मैं बस ये चाहूँगा कि आप ताते-ते या चुका-चुकी से ना समझें, सिचुएशंस को समझें। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में किसी को शेयर करना हो, तो अंग्रेजी बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। वैसे ही पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में, पास्ट इंसिडेंट्स मतलब पास्ट में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताना हो और साथ-साथ समय भी मेंशन करना हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करो। जैसे कि आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम, वी मेट देयर, वी हैड अ कन्वर्सेशन, वी हैड लंच टुगेदर, वी मेट वी आई वेंट वी मेट, वी हैड कॉन्वर्सेशन, वी हैव रेगुलर लेते हैं हम, कॉन्वर्सेशन करते हैं, इसका मतलब हम रेगुलर कॉन्वर्सेशन करते हैं। वी हैव कॉन्वर्सेशन, वी हैड कॉन्वर्सेशन मतलब पास्ट में किया हमने। वी हैड लंच टुगेदर, हमने साथ में खाना खाया। आफ्टर दैट वी वेंट टू द मार्केट, उसके बाद हम मार्केट गए, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, आस्क सेकंड फॉर्म आस्क्ड, ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, मैंने उनको आंसर किया, आई आंसर्ड हिम। कितना आसान है। आप अभी बैठ के यहीं पर सोच के देखो, आपने कल कुछ किया हो, फैमिली में कोई घटना घटी हो, आप किसी पार्टी में गए हो, किसी सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बने हो। आप कभी बोलोगे कि मैंने कल अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया। आई गो सुनते ही जो अंग्रेज या कह सकते हैं कि जो अंग्रेज जानता है वो समझेगा कि आप रेगुलर जाते हो। आई गो क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उन घटनाओं के लिए यूज होता है जो आप रेगुलर करते हैं। और जैसे ही आप बोलते हैं आई वेंट, तो समझ जाएंगे किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक घटना के बारे में बताया जा रहा है जिसको हम पास्ट डेफिनेट के तौर पे यूज करते हैं सेकंड फॉर्म में लगाकर। सेकंड फॉर्म मतलब वेंट, थॉट, लर्नड, डिसाइडेड, स्पोक, डांस्ड। इंटरेस्टिंग है कि नहीं गाइस? तो सेकंड फॉर्म सीधा यूज करो, पास्ट इंडेफिनिट मतलब अपने पास के सारे इंसिडेंट, स्टोरीज और जो भी घटनाएं आप कहना चाहते हो उनको आसानी से शेयर कर सकते हो। इज दैट ओके? सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स को बताने के लिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंसिडेंट्स को बताने के लिए। इज दैट ओके गाइस? और अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट बोलता है सिंपली विल लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। इज दैट ओके? वैसे शेल भी यूज होता है बट मैं स्पेशली आपको शेल के कुछ एक स्पेसिफिक सेशन कंडक्ट करके आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि शेल मॉडल के तौर पे कुछ और इमोशंस को डिलीवर करने के लिए भी यूज होता है। तो मैं चाहूंगा कि एक दिन में आप क्लैरिटी से समझ पाए उस चीज को। अभी हम समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कि जब सिर्फ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा था तो हम रेगुलर इंसिडेंट्स को बता रहे थे। जब वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई रेगुलर इंसिडेंट्स को बता रहे थे। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई तो हमने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट किया। मतलब आई टॉक एंड आई वेंट। आई टॉक रेगुलर एंड आई वेंट मतलब मैं पास के बारे में बताना चाहता हूं। अगर इसी में मैं स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज करूं विल, जिसको एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, और उसके बाद मैं सीधा वर्ब यूज कर दूं, तो वो रेफर सीधा करने लग जाएगा भविष्य के बारे में। अब भविष्य क्या, जो भी हम एक सेकंड के बाद कहे करने की बात कल्पना करें या अज्यूम करें या प्रॉमिस करें किसी को कि हम 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कल के बारे में, 3 दिन के बारे में या 10 दिन बाद के बारे में या 1 साल के बाद के बारे में या 10 साल के बाद के बारे में। जैसे मैं कहूं कि मैं आपसे कल दोबारा मिलूंगा, तो ये विल का सेंटेंस हुआ। मैं आपसे रेगुलर मिलता हूं, तो ये सेंटेंस हुआ रेगुलर इंसिडेंट्स का। मैं आपसे कल मिला था, ये इंसिडेंट हुआ सेकंड फॉर्म का। हम कर क्या रहे हैं, यहां हम रेगुलर सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, यहां हम पास्ट के इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं जो घटनाएं पास्ट में घटी, और यहां पर हम फ्यूचर में कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं कि जो भविष्य में होगी। सो वहां पर हम कर क्या रहे हैं, आई गो टू कॉलेज मतलब कुछ रेगुलर होता है, आई वेंट टू कॉलेज इसका मतलब कुछ हुआ था, और आई विल गो टू कॉलेज एक भविष्य की बात करने की इशारा करता है। तो विल लगाया भविष्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, राइट और नॉट? सो आई विल मीट यू टुमारो। सो विल सुनते ही मैं रेफर करना चाहता हूँ भविष्य के बारे में। आप भी जब किसी से बोले कुछ भविष्य के बारे में बात करते हो तो आप बोलेंगे आई विल डू दिस वर्क नेक्स्ट ईयर, आई विल बिकम समथिंग इन माई लाइफ, आई विल हेल्प माई पेरेंट्स एंड आई विल लिफ्ट माई फ्यूचर्स, माई फादर्स रेपुटेशन। आप भविष्य की बात कर रहे हैं। सो आई विल डू, आई विल लर्न, आई विल प्रैक्टिस, आई विल मीट, आई विल टीच, आई विल गो। और आप कहते हैं आई गो, आई टीच, आई लर्न,
आई प्रैक्टिस, आई मीट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब रेगुलर इंसिडेंट्स की तरफ। सुनते ही कोई भी, अगर आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं और आप बोलते हैं हे आई टॉक इन इंग्लिश, तो सामने वाला ये समझता है कि आप कुछ ऐसा जो रेगुलर करने की बात करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, आई टॉक्ड इन इंग्लिश विद हिम, मतलब मैंने उससे इंग्लिश में बात की, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंसिडेंट की तरफ इशारा करती है। एंड आई विल टॉक टू यू टुमारो। अगर मैं ये बात कहूं, आई विल टॉक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूंगा इस बारे में। सो विल सुनते ही आपके दिमाग में मैसेज आता है कि भविष्य की बात की जा रही है। इज दैट ओके? अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ही विल मीट अस, मतलब वो हमें मिलेगा। ही विल मीट अस। शी विल गाइड अस, वो हमें गाइड करेगी। इट विल हैपन, ऐसा होगा। राइट? यू विल सक्सीड, यस, यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। हम कर क्या रहे हैं? हम भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके लिए हम कर क्या रहे हैं अंग्रेजी के हिसाब से? हम सिर्फ विल यूज कर रहे हैं। इज दैट ओके? सो अगर आप सीधा वर्ब लगाते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। आप पास की तरफ इशारा करना चाहते हैं, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और भविष्य की बात करते हैं तो आप विल का यूज करते हैं। इज दैट ओके? अब हम मूव करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नेगेटिव और वर्ब की सेकंड फॉर्म के नेगेटिव की तरफ। इज दैट ओके? सो इनका जो नेगेटिव है, क्योंकि हमेशा जो नॉट आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा में जब सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल की बात होती है तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करता है, लेकिन नेगेटिव में वो इंट्रोड्यूस करता है डू को। इज दैट ओके? और वो डज बन जाता है तब जब वो सिंगुलर की बात करता है। आपको पता है ना कि जो एस या ईएस की जो कंडीशन थी वो हम कहाँ यूज करते थे? सिंगुलर के साथ में, जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर, राइट? इनके साथ में एस। वही एस जब वो डू को, जब वो देखता है ही शी इट की बात हो रही है तो वो डज बन जाता है। तो इसका मतलब डू आता है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और प्लूरल के साथ। और डज आता है ही, शी, इट, सिंगुलर या पर्सन नेम के साथ में। इजी और नॉट? तो हम इस तरह से यूज करते हैं डू और डज का। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। ही डजंट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता है। ही डज नॉट स्मोक, ही डजंट स्मोक या ही डज नॉट स्मोक। मतलब आप यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो रेगुलरली नहीं होता है, जैसे कि दिल्ली में 12 महीने बारिश नहीं होती है। इट डज नॉट, क्या बोलोगे वर्ब के तौर पे? रेन। इट डज नॉट रेन 12 months इन दिल्ली। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इट डज नॉट रेन, होती नहीं है बारिश भाई। अगर मैं कहूं कि वो चिल्लाता नहीं है, वो गाली नहीं देता है, ही डज नॉट अब्यूज। कितना आसान है समझना? क्योंकि हमने आई, मतलब हम वो बात कर रहे हैं, डज कब हो रहा है? वो डू ही था, लेकिन सिंगुलर के साथ जो एस आता है उसको डज बना देता है। वो किसके साथ में? जब वो ही को देखता है, शी को देखता है, इट को देखता है, सिंगुलर को देखता है, तो डज नॉट हो गया वो। अब मैं बोलूं आई डू नॉट स्मोक एंड ही डज नॉट स्मोक, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम बात, सेम ही कह रहे हैं, बट सब्जेक्ट की वजह से आई डू के साथ जा रहा है और ही को देखते ही वो डज बन जा रहा है, क्योंकि जो डज है वो सब्जेक्ट देखता है सिंगुलर, ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन का नेम। सो ही डज नॉट स्मोक, he does not teach, he does not believe, he does not walk, he does not think, he does not run, it doesn't happen in Delhi। समझ आ रहा है आपको? ये इस तरह के सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की खास बात आप जानते ही हो कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दो, डू डस को आगे रख दो। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं कि भाई क्या तुम ऐसा करते हो? हाँ मैं ऐसा करता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ये रेगुलर सेंटेंस के पूछे जा रहे हैं ना। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्या किया? सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेगुलर होता है तो
मैंने सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, आई प्ले क्रिकेट। अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या बोलूँगा मैं? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मैं कहूँ क्वेश्चंस में, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? इज दैट ओके? वो कहाँ क्रिकेट खेलता है? वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। इस तरह के सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में बनाते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई स्मोक एंड आई डू नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता हूं। मैं किसे पूछना चाहता हूं? डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोक करते हो? तुम कब स्मोक करते हो? व्हेन डू यू स्मोक, कहां करते हो? वेयर डू यू स्मोक। यू अंडरस्टैंड दैट? सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। अब हम मूव करते हैं गाइस पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव। इसमें जो डू था वो सेकंड फॉर्म जगह ले लेता है, वो बन जाता है डिड। और जब डिड आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रहती है, क्या रहती है फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। क्या यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है, इज दैट ओके? क्योंकि डिड आ चुका है ये बताने के लिए कि मैं पास्ट ही हूं। इज दैट ओके? तो जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे I did not and I do not. Okay? I do not smoke and I did not smoke. फर्क समझना दोनों में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेगुलर इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंसिडेंट्स को। उसका जो नेगेटिव है वो डू डज है और इनका नेगेटिव डिड नॉट है। तो जब डिड नॉट आ चुका है ये बताने के लिए कि पास्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो जैसे मैंने बोला आई डू नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता हूं। जैसे कि आई डू नॉट स्मोक, ये आप समझ लेना कुछ दूर लिखा हुआ है। आई एम सॉरी। ऐसे ले लेते हैं, आई डोंट स्मोक। और दूसरा है आई डिड नॉट स्मोक। अब देखो ये है, ये कहना चाहता है कि कुछ रेगुलर नहीं होता है। आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट डांस, मैं नहीं करता हूं भाई सब चीजें। ये कहता है करना और करता है करता नहीं, इसका इस बात से मतलब नहीं। इसका इस बात से मतलब है मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा नहीं किया। वो कहता है आई डिड नॉट स्मोक, मैंने स्मोक नहीं किया, मतलब पास्ट में। वो कहता है आई डिड नॉट स्मोक यस्टरडे, ऐसे बोल देता है वो, टाइम मेंशन कर देता है। आई डिड नॉट स्मोक दैट डे, आई डिड नॉट स्मोक 5 minutes अगो, आई डिड नॉट स्मोक देयर। मतलब वो एक स्पेसिफिक घटना को बताने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बताया था पास्ट लिमिट किस लिए यूज होता है, उसी कंडीशन के लिए। जैसे कि आई डू नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता, उसका मतलब ये उसका स्वभाव है। रेगुलरली गाली नहीं देता है, कभी गाली देता ही नहीं है वो। और कहता है आई डिड नॉट अब्यूज, इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक घटना में बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि पास्ट नेवर हमेशा ही एक स्पेसिफिक टाइम की घटना को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आई अब्यूज्ड एंड बोलता है आई अब्यूज। आई अब्यूज मतलब मैं रेगुलरली करता हूं। आई अब्यूज्ड मतलब वो बताना चाहता है कि मैंने उस दिन या उस समय पर या उस टाइम पर एक गाली दी थी। तो नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट अब्यूज, और यहां बोलेगा आई डिड नॉट अब्यूज। आई डू नॉट मतलब मैं देता ही नहीं हूं, आई डिड नॉट मैंने नहीं दी। दैट्स द डिफरेंस। सो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। इसका मतलब मैंने पास्ट में ऐसा नहीं किया। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज टुडे, मतलब मैंने आज ऐसा नहीं किया। राइट? मैं आज कॉलेज नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज टुडे। उसने मुझे नहीं बुलाया। ही डिड नॉट इनवाइट, ही डिड नॉट इनवाइट मी। देखो यहां पर डिड नॉट यूज हो रहा है पास्ट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां देखो डिड नॉट यूज हो रहा है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां देखो डिड नॉट यूज हो रहा है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट्स this is something you need to understand कि जब आप whenever you talk about your past incidents you got to put second form, and if it is about negative you have to make sure that you're using did not along with verbs first form, not second form, because did not represents refers past incidents only. Is that okay guys? So let's move on to future indefinite negative. No, before that हम negative के sorry interrogative पे move करते हैं। subject and then verb की first form। did not subject verb की first form and then object, right? Did not। so अभी देखते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया? did you do that? क्या तुमने ऐसा किया? तुमने ऐसा क्यों किया? why did
you do that? अब यहां पे अगर मैं डू लगा दूं तो why did you do that and why do you do that, दोनों में डिफरेंस बताओ. Did और do में. Did मतलब क्या आपने ऐसा किया, एंड why do you do that, क्या आप ऐसा करते हो, कि तुम ऐसा क्यों करते हो. जैसे कि why did you shout, तुम चिल्लाए क्यों भाई, एंड why do you shout, तुम चिल्लाते क्यों हो. डिफरेंस डू और डेड. डिड सुनते ही पास्ट इंसिडेंट्स एंड डू सुनते ही रेगुलर इंसिडेंट्स. इज दैट ओके गाइस? सो ये है पास्ट इंडेफिनिट. ओके, एंड लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर. फ्यूचर में नेगेटिव में विल, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. विल नॉट को जल्दी में वांट भी बोला जाता है. सॉरी. यस. सो विल नॉट को जल्दी में वांट भी बोला जाता है. जैसे मैं कहूं कि आई विल नॉट स्पीक टू यू, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा. ओके, जल्दी में आई वॉन्ट स्पीक टू यू. सो आई वॉन्ट स्पीक टू यू, आई विल नॉट स्पीक टू यू, आई वॉन्ट स्पीक टू यू. दोनों में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलने का डिफरेंस है. ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जैसे कि डू नॉट की डोंट होती है, डज नॉट की डजंट होती है, वैसे ही विल नॉट की वॉन्ट होती है और डिड नॉट की डिडंट होती है. इज दैट ओके? जैसे कि कैन नॉट की कांट होती है, ऐसे ही. सो कुछ इस तरह से बोलेंगे हम. आई विल नॉट ईट हिज लंच, मैं उसका खाना नहीं खाऊंगा. हम कर क्या रहे हैं? विल के बाद नॉट लगा दे रहे हैं. विल के जस्ट बाद नॉट लगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ये है फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव. और इंटरोगेटिव में क्या होगा? इसमें हम विल आगे लेकर आएंगे. विल यू कम, क्या तुम आओगे? विल यू कम, विल यू गो, विल यू टीच, विल यू स्पीक, व्हेन विल यू कम, हाउ विल यू डू दिस, व्हाई विल यू डू दैट. ये जो सेंटेंसेस आपको सुनने को मिल रहे हैं ना, आई एम सॉरी, ये वही सेंटेंसेस हैं जिसके जरिए आप सामने वाले को फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हो. इसमें कुछ नहीं करना है, हमें विल लगाना है, नेगेटिव की जगह विल के बाद नॉट लगाना है, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले में विल को यूज करना है. जब भी आप किसी को बोलना चाहते हो, कल के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, हे तुम कब पार्टी में कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू द पार्टी टुमारो. अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं हम लोग, वो है कंटिन्यूअस वर्ब के साथ ing. दैट्स इट. अगर हम एट द मोमेंट की बात करें तो हम बोलेंगे इजमार के साथ. यस. और अगर हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में कुछ हो रहा था, तो हम बोलेंगे वाज वर के साथ. और अगर हम फ्यूचर की बात करें कि आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कुछ चीज चल रही होगी एक टाइम पर, तो यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. हम कर क्या रहे हैं? वर्ब के साथ में एक बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं. उसमें हम बोल रहे हैं गो को गोइंग, टीच को टीचिंग, लर्न को लर्निंग, स्पीक को स्पीकिंग, डांस को डांसिंग, थिंक को थिंकिंग, गो को गोइंग, वॉक को वॉकिंग, रन को रनिंग. इसके जरिए हम सामने वाले, मतलब जब हम अपनी इमोशन को डिलीवर करना चाहते हैं, तो इसमें हम एक चेंज ला रहे हैं. वर्ब के साथ आईएनजी लाकर बताना चाहते हैं कुछ ऐसा जो चल रहा है भाई. अगर एट द मोमेंट चल रहा है तो उसको इजमार के साथ बोलो. अगर वो पास्ट में चल रहा था तो वाज वर के साथ बोलो. और अगर आपको लगता है कि अभी आप जो कर रहे हैं उसके समय में, भविष्य में कुछ हो रहा होगा एक समय पर, जैसे कि शाम को हम मैच देखेंगे, तो एक समय पर वो चल रहा होगा काम, तो आप बोल सकते हो वी विल बी वॉचिंग मैच एट 9 o'clock. तो इसका मतलब अभी हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी. अगर मैं कहूं कि सुबह तुम क्या कर रहे थे, तो बोलेंगे भाई सुबह हम खेल रहे थे. इन मॉर्निंग वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, आईएनजी कर दिया हमने. और मैं कहूं कि शाम को आज क्या करोगे, तो मैं कहता हूं कि आज हम एक मूवी देखेंगे साथ में. मैं रहा होगा, रही होगे नहीं बोल रहा हूं. उसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस वो सभी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि आप उम्मीद करते हो कि एक समय पर, आने वाले समय पर वो घटना घट रही होगी.
लेकिन हिंदी भाषा में हम रहा होगा, रही होगी के हिसाब से नहीं बोलते हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा और हम कभी बोलते भी हैं, तो बहुत कम सेंटेंसेस होते हैं इस तरीके जैसे कि मैं कल खाना खा रहा हूँगा, बजाय इसके मैं यही बोल दूँगा, मैं कल खाना खाऊँगा। आप सोच के देखना अगर मैं बोलूँगा कि कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा ट्रेन में, आप उसको ऐसे ही बोल दोगे, हाँ, मैं कल मैं ट्रैवल करूँगा ट्रेन में। आप सोच के देखो आप हर एक सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जिसमें आप रहा होगा, रही होगी, पर्पसफुली बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो आसानी से आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बोलते ही हो। जैसे आप बोलो कि कल मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, आप नॉर्मली ऐसे ही बोलते हो, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो इसका मतलब क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं होंगे? होते हैं, बस सिर्फ़ हाँ, रहा होगा, रही होगी हिंदी में हम नहीं यूज़ करते हैं, कम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में अंग्रेज़ी में नहीं बनेंगे, अंग्रेज़ी में बनते हैं, अंग्रेज़ी मतलब वही चीज़ जो भविष्य में एक समय पर चीज़ हो रही होगी। उसी को आप बोलोगे जैसे कि टुडे एट नाइट वी विल बी वॉचिंग अ मैच, वी विल बी वॉचिंग अ मैच। सो यहाँ पर आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि मैं सुबह सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, राइट। और मैं शाम को आज मैच देख रहा हूँ, आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग अ मैच टुडे इवनिंग। ऐसे आई एम ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट द मोमेंट की कॉन्टिन्यूअस की सिचुएशंस को। आप अभी वीडियो देख रहे हो, इज़मार लगाओगे, यू आर वॉचिंग अ वीडियो। आप बैठे हो, आप क्या बोलोगे? यू आर सिटिंग। आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे यू आर होल्डिंग अ पेन। आपने घड़ी पहनी हुई है, आप क्या बोलोगे? यू आर वेयरिंग। रहा रही नहीं आ रहा है बहुत से सेंटेंसेस में, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस वो मतलब जो भी काम अभी चल रहा हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि रहा रही ही आता हो। बहुत सेंटेंस में रहा रही नहीं लगता है, लेकिन वो काम चल रहा ही होता है। जैसे कि मैंने घड़ी पहनी हुई है, आई एम वेयरिंग अ वॉच। मैंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, आई एम कैरिंग समथिंग, आई एम होल्डिंग समथिंग इन माय हैंड। इसको भी बोला जा सकता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस में। पास्ट क्या होता है? वाज़ और वर लगाना होता है वहाँ पे। क्या लगाना होता है? वाज़ वर। वाज़ वर कहाँ आता है? वाज़ आता है सिंगुलर के साथ में, जैसे कि आई, ही, शी, इट, सिंगुलर। और वर कहाँ आता है? यू, वी, दे, दीज़, दोज़, प्लूरल के साथ में ये। लॉजिक बहुत सिंपल है। सो आई वाज़ स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सो रहा था। अगर मैं कहूँ कि मैं आज शाम को एक चीज़ करूँगा, मैं बोल सकता हूँ आई विल बी डूइंग दिस। जैसे कि मैं संडे को क्रिकेट खेलूँगा। सो आई विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। और अगर मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि काम मैं कर रहा हूँगा, हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, लेकिन ना मैं तब भी बोल सकता हूँ आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे या आई विल बी प्लेइंग अ मैच ऑन संडे। जैसे कि मैं कल ट्रैवल करूँगा दिल्ली से ग्वालियर। सो आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू ग्वालियर टुमारो। आई विल बी ट्रैवलिंग बोल सकता हूँ मैं, कुछ गलत नहीं है। और मैं बोलूँ आई विल ट्रैवल, ये भी सेंटेंस ठीक है। क्योंकि बस फ़र्क क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलता है कि ऐसा होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्पेसिफिकली रेफर करने की कोशिश करता है कि ऐसा होगा तो होगा, लेकिन उस टाइम पर जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम चल भी रहा होगा ये काम, खत्म नहीं हुआ होगा। सिर्फ होगा ही नहीं, उस टाइम पर वो चीज़ हो भी रही होगी। और हिंदी भाषा में हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा। हम रेयरली बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस, लेकिन हम मीनिंग्स हमारे या इमोशंस हमारे होते हैं इस तरह से। तो हम क्या बोलते हैं उसको बोलने के लिए? आई विल बी ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल करूँगा। मतलब वही होता है आपका कि मैं उस टाइम पर ऐसा कर रहा हूँगा। जैसे कि आज शाम को हम मार्केट में खाना खाएँगे, तो 9 बजे के बाद हम खाना खाएँगे। तो इसका मतलब उस टाइम पर वो चीज़ चल रही होगी, लेकिन हम बोलते नहीं है कि मैं खा रहा हूँगा, हम बोलते हैं खाएँगे। तो वी विल बी ईटिंग भी बोला जा सकता है, क्योंकि आप जब बोलेंगे आई विल ईट और आई विल बी ईटिंग, आई विल ईट का मतलब बताना चाहते हैं एक्शन होगा, और आई विल बी ईटिंग के ज़रिए आप बताना चाहते हैं कि एक्शन सिर्फ होगा ही नहीं, कंटिन्यूटी में चल भी रहा होगा उस समय के बाद ये। इज़ दैट ओके? सो ये खास बात होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस की, जिसमें विल बी और आईएनजी लग जाता है। तो इसका मतलब गोइंग, टॉकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, डांसिंग, इज़मार के साथ मतलब एट द मोमेंट, वाज़वर के साथ एट दैट मोमेंट इन पास्ट, कोई भी समय पे। जैसे कि कल बोलो कि कल ऐसा हो रहा था, जैसे कि कल शाम को बारिश हो रही थी। सो इट वाज़ रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, राइट? इट वाज़ रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को बारिश हो रही थी। वो चिल्ला रहा था, ही वाज़ शाउटिंग, वो गाली दे रहा था मुझे, ही वाज़ अब्यूजिंग, मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा आधे घंटे और, राइट? आई विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू
more half for more half an hour. I will be standing. I will be standing. I am standing. Am standing at the moment बताना चाह रहा हूँ. Will be standing मैं भविष्य की तरह promise कर रहा हूँ कि ऐसा मैं करूँगा भविष्य में भी. Is that okay guys? So ये खास बात होती है continuous के sentences की. Not कब आता है? इस जमार के बाद not लगा दो. यहाँ पे was verb के बाद not लगा दो और यहाँ पर will के बाद not लगा दो क्योंकि पहली helping verb यहाँ पे will है तो will not be. Is that okay? So ये है खास थी sentences continuous के. So guys ये है आपका रिवीजन और अब हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट. सो जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ. थैंक यू एवरीबॉडी.